हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखो बेटा, अब बोर्ड एग्जाम आपके बहुत निकट है, क्योंकि फरवरियों लास्ट या मार्च की स्टार्टिंग में आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब आपको अपनी प्रिपरेशन को और तेजी के साथ स्टार्ट कर देना है। जिस तरीके से आप पढ़ रहे हो उसमें थोड़ा सा और तेजी लाने की आवश्यकता है। अभी आपके लिए एग्जाम भी आपके समाप्त हो चुके होंगे, तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों की क्या कमियां रही है, आपके कौन से सब्जेक्ट में नंबर कट रहे हैं, या कौन सी आपके, अगर बात करें अपन साइंस की, तो कौन से ऐसे टॉपिक है जो अभी तक आपके कमजोर है, जिनको ज्यादा रिवीजन की आवश्यकता है। उन सब टॉपिक्स पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आप लोगों को कुछ चैप्टर्स के मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए थे, और आपने देखा होगा एग्जाम में उन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से एक पेपर में पूछे गए थे, तो आपको काफी आसानी और फायदा भी हुआ होगा। और इसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव में आपको सारे चैप्टर्स के प्रोवाइड करवाऊंगा, और जल्दी ही हम इन सारे ऑब्जेक्टिव पेपर्स को सॉल्व भी कर लेंगे। तो आप लगातार हमारे से जुड़े रहे और बने रहे, और अपनी तैयारी को बिल्कुल तीव्रता के साथ बढ़ा दे, और जो आप समय दे रहे हो पढ़ाई को, उसमें थोड़ा सा वृद्धि कर ले। अब तक हम 3 चैप्टर्स में एमसीक्यूज को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम केमिस्ट्री का जो अंतिम चैप्टर है, 4th चैप्टर कार्बन एवं उसके यौगिक, उनके एमसीक्यूज की चर्चा करने जा रहे हैं। जहां हम इसके जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है उनकी चर्चा करेंगे, किनका आंसर किस प्रकार से आएगा, इन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर आपको किसी क्वेश्चन से प्रॉब्लम से समस्या है, समझ में नहीं आया हो, तो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, ताकि हम आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करवाएं। तो शुरू करते हैं हम आज के सेशन को, जहां हम 4th चैप्टर के एमसीक्यूज की चर्चा करेंगे। इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दे, ताकि सभी बच्चे आकर हमसे जल्दी से जल्दी जुड़ सके और सभी को अधिक से अधिक लाभ हो सके। तो शुरू करते हैं इस आज के सेशन में, जहां हम बात करने जा रहे हैं कार्बन एवं इसके यौगिक। इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनसे एमसीक्यूज हमारे को बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, जिसे आप देखकर अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। जो आपके एथेन है उसका सूत्र क्या है, C2H6। इसमें कितने सहसंयोजी आबंध हो सकते हैं, इसमें कितने सहसंयोजी आबंध है। एथेन सूत्र क्या है, C2H6। एथेन का सूत्र क्या है, C2H6। इसमें कितने सहसंयोजी आबंध है। ऑप्शन ए है 6 सहसंयोजी आबंध, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 8। C2H6 में कितने सहसंयोजी आबंध है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, जो भी राइट आंसर हो बेटा अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखे। फटाफट से इसका आंसर दे। एथेन में कितने सहसंयोजी आबंध पाए जाते हैं, फटाफट से अपना आंसर दे। तो इसकी चर्चा करें। C2H6, अगर मैं इसकी संरचना बनाऊं तो संरचना हो जाएगी आपकी C2 का मतलब है 2 कार्बन। ठीक है, बात करते हैं एथेन, या सूत्र में बात करें जितने कार्बन उसके 2 गुने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं। यही तो होता है अपने एल्केन श्रेणी का। तो एल्केन श्रेणी में अपन कहते हैं कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध पाए जाते हैं। 6 हाइड्रोजन है, इस कार्बन की 3 संयोजकता कम है, तो 3 हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ देते हैं, और 3 हाइड्रोजन अपन इसके साथ जोड़ देते हैं। तो ये तो हो गया आपके C2 और H6। तो कितने सहसंयोजी आबंध है, देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। कितने सहसंयोजी आबंध है, 7। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 7 सहसंयोजी आबंध है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा हुआ भी है और दोबारा बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो इनको क्वेश्चनों को ढंग से तरीके से करें, इसके साथ साथ आपकी थ्योरी भी क्लियर होती जाएगी, आपके चैप्टर का रिवीजन भी हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्यूटेनॉन चतुर कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है। ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन 4 कार्बन वाला एक यौगिक है, इसमें कौन सा प्रकार्यात्मक या क्रियात्मक समूह है। ऑप्शन ए है कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला है, ऑप्शन बी है एल्डिहाइड है, ऑप्शन सी है कीटोन का है, या ऑप्शन डी एल्कोहल का है। दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन राइट है, आपको फटाफट से इसका आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में दीजिए बेटा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी या डी, कौन सा राइट आंसर होगा।
ब्यूटेनॉन में जो क्रियात्मक समूह है वो कौन सा होगा? देखो आप इसको ये कह सकते हो ब्यूट, ब्यूट का मतलब कितने कार्बन है? 4 कार्बन। और नॉन जो अनुलग्न है, इसका अनुलग्न क्या शेष रह रहा है? नॉन। और नॉन जो अनुलग्न है वो किसका? ऑन। जो अनुलग्न ऑन है वो ऑन अनुलग्न किसका शेष रहता है? क्या कार्बोक्सिलिक अम्ल का रहता है, एल्डिहाइड का रहता है, कीटोन का रहता है, या एल्कोहल का रहता है? फटाफट से अपना आंसर कमेंट करें बेटा। ब्यूटेनॉन में कौन सा प्रकार्यात्मक समूह पाया जाता है? देखो जी, ब्यूटेनॉन की अगर मैं संरचना बनाऊं तो आप किस प्रकार से बना सकते हो? 1 2 3 एंड 4 कितने कार्बन है? 4 कार्बन। और क्रियात्मक समूह है नॉन का मतलब ऑन, ऑन का मतलब कौन सा है? कीटोन। कौन सा समूह है? कीटोन। तो इसका राइट आंसर तो क्या जाएगा? से। अगर आपको संरचना पूछे कि ब्यूटेनॉन का सूत्र क्या है या ब्यूटेनॉन की संरचना कौन सी है, तो आप कैसे पता लगाओगे? देखो ब्यूटेनॉन में अपन मानते हैं इसका सूत्र होता है C11O। दोनों तरफ बंद भी नहीं रहते तो किसी भी एक कार्बन के साथ अपन डबल बंद के साथ ऑक्सीजन जोड़ देते हैं। कार्बन की बाकी की संयोजकताएं पूरी कर दो। एक तो इसकी 3 कंप्लीट है, इसकी 1 2 3 चारों कंप्लीट है, इसकी 1 और 2 तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दो। एक बंद पूरा है तो 3 हाइड्रोजन जोड़ दी। तो ये तो हो गई ब्यूटेनॉन की संरचना। ध्यान रखना, नामकरण के साथ साथ आपको नाम से संरचना बनाना भी आना चाहिए। तो ये हो जाएगा ब्यूटेनॉन की संरचना। और कौन सा ब्यूटेनॉन, कौन सा क्रियात्मक समूह है? कीटोन, C11O वाला। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका क्या मतलब है? आपने अपने घरों में खाना बनाया होगा या खाना बनाते हुए देखा होगा अपनी मम्मी को, अपनी बहन को, तो आपने ये नोटिस किया होगा कि जब वो खाना बनाते हैं और यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो जाती है तो इसका क्या अर्थ है? यदि खाना बनाते समय स्टोव या चूल्हे पर जब खाना पकाया जाता है तो किसमें बर्तनों की तली काली हो जाती है और क्यों हो जाती है? तो बर्तनों की तली का काला होने का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए है कि भोजन पूरी तरह से नहीं पका है अभी तक। ऑप्शन बी है ईंधन पूरी तरह से नहीं चल रहा है। ऑप्शन सी है ईंधन आर्द्र है। या ऑप्शन डी ईंधन पूरी तरह से चल रहा है। इनमें से ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन राइट होगा? फटाफट से अपना आंसर दीजिए। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना एग्जाम की दृष्टि से। यदि खाना बनाते समय बर्तनों की तली काली हो जाती है तो इसका क्या तात्पर्य है? ईंधन के अपूर्ण दहन के कारण। तो क्या आंसर आ जाएगा? ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ध्यान रखना, ईंधन का अपूर्ण दहन, ईंधन का अगर अपूर्ण दहन होता है तो वो काले धुएं के साथ जलता है जिसके कारण बर्तनों की तली काली हो जाती है। आपने देखा होगा गैस या स्टोव पर जब अपन खाना पकाते हैं तो बर्तनों की तली नीचे से काली नहीं होती, क्योंकि गैस है या स्टोव है उसमें ईंधन का पूर्ण दहन होता है। तो पूर्ण दहन होने के कारण कोई भी अवशेष शेष नहीं रहता। जबकि चूल्हे पर जब खाना पकाया जाता है तो वहां ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है जिसके कारण ईंधन का पूर्ण दहन नहीं हो पाता और बर्तनों की तली काली हो जाती है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आपको इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, CH3Cl, CH3Cl में कौन सा आबंध पाया जाता है? CH3Cl में कौन सा आबंध है? त्रिसहसंयोजी आबंध है, द्विसहसंयोजी आबंध है, एकल सहसंयोजी आबंध है, या उपयुक्त सभी प्रकार के आबंध इसमें पाए जाते हैं? फटाफट से अपना राइट आंसर बेटा कमेंट में दीजिए। ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? फटाफट से अपना आंसर दीजिए बेटा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी, कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट से अपना आंसर दो। CH3Cl में कौन सा आबंध पाया जाता है? किस प्रकार का आबंध पाया जाता है? देखो सबसे पहले तो आप CH3Cl की संरचना बनाएं। तो CH3Cl में एक कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है? 3। ये 1 2 3 और एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो ये Cn। सभी कार्बन चारों तरफ से एकल सहसंयोजक बंध के साथ जुड़े हुए हैं। इसका मतलब CH3Cl में किस प्रकार का आबंध है?
एकल सह संयोजी आबंध पाया जाता है। अच्छा, एग्जाम में इस क्वेश्चन को चेंज करके आपसे ये पूछ ले कि CH3Cl का IUPAC नाम, फटाफट से कमेंट दीजिए कि CH3Cl का IUPAC नाम क्या है। किस किस को IUPAC नाम बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए, फटाफट से आंसर दीजिए। अगर अभी भी आपको IUPAC नाम नहीं बनाने आते तो बेटा आप हमारी प्ले लिस्ट में साइंस में सिलेक्ट कीजिए और उसमें जो 4th चैप्टर है कार्बन एवं उसके यौगिक, उसमें वीडियो को ध्यान से देखे, आपकी IUPAC की सारी समस्या का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। जिनको भी आता है अपना आंसर कमेंट में लिखिए, CH3Cl का IUPAC नाम क्या है। CH3Cl का IUPAC नाम क्या होगा। देखो जी, यहां कार्बन कितने हैं, 1, कार्बन की संख्या कितनी है, 1, और इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोकार्बन के साथ क्लोरीन, तो यहाँ क्लोरीन तो हो गया प्रतिस्थापी। और IUPAC का पहला रूल है कि नामकरण में सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखा जाता है, तो प्रतिस्थापी पे तो हो गया हमारा क्लोरो, प्रतिस्थापी के रूप में तो कौन सा हो गया, क्लोरो, ठीक है। इसके बाद में बात करें तो कार्बन कितने, एक कार्बन को क्या कहते हैं अपन, मेथ, और सिंगल बंद का ही आता है एक कार्बन वाला, तो ये क्या हो गया, क्लोरोमेथेन। CH3Cl का IUPAC नाम क्या हो गया बेटा, क्लोरोमेथेन, ठीक है बेटा। ढंग से तरीके से आपको ये चीजें समझनी है, और इसका राइट आंसर क्या जाएगा, सी। देखो बेटा आगे, निम्न में से किसको सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर एथीन का निर्माण होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। निम्न में से किनको H2SO4 के साथ गर्म करते हैं जब एथीन को निर्माण होता है। ऑप्शन ए CH3CH2OH, ऑप्शन बी है CH3COOH, ऑप्शन सी है CH3OH, या फिर ऑप्शन डी है CH3COOCH3। इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। फटाफट से बेटा अपना आंसर दीजिए कि इनमें से किसको सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर एथीन का निर्माण होता है। क्या ऑप्शन ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा। फटाफट से बेटा अपना आंसर दीजिए, कौन सा आंसर होगा, फटाफट से अपना आंसर दीजिए। देखो आपने पढ़ा होगा एल्कोहल के बारे में कि जब एल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ 443 केल्विन पे गर्म करते हैं तो वो जल के अणुओं का त्याग करके निर्जलीकरण होकर एथीन का निर्माण करता है। अगर मैं लॉन्ग टर्म के क्वेश्चन में पूछूं तो भी ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ सकता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आप देखें इसमें राइट आंसर क्या होगा, CH3CH2OH, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर CH3CH2OH। अगर सिरके में उपस्थित कार्बनिक अम्ल कौन सा है, सिरका में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आपके ऑप्शन है प्रोपेनोइक अम्ल, ऑप्शन बी है मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन डी है एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन डी है आपके ब्यूटेनोइक अम्ल। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। फटाफट से बेटा अपना आंसर दीजिए कि कौन सा आंसर आएगा। ऑप्शन ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या फिर ऑप्शन डी आएगा। फटाफट से अपने आंसर दीजिए बेटा। सिरके में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है, कौन सा अम्ल पाया जाता है, एथेनोइक अम्ल। ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। आपने ये पढ़ा होगा। और एसिटिक अम्ल का ही IUPAC नाम कौन सा है, एथेनोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल का ही IUPAC नाम क्या है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल है। इसका मतलब सिरके में पाया जाने वाला कौन सा अम्ल है, एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल। ऑप्शन में दोनों में से कोई सा भी मिल सकता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से तरीके से जरूर देखना बेटा। आपको यह भी पूछा जा सकता है कि सिरके का IUPAC नाम क्या है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। सॉरी, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, तो एथेनोइक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बनने वाले आबंध को क्या कहते हैं? जब दो परमाणु है जिनके भाइतम कोष कंप्लीट नहीं है, दोनों परमाणु इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके एक विशेष प्रकार का बंध बनाते हैं, उस बंध को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है सहसंयोजी आबंध, ऑप्शन बी है उपसहसंयोजी आबंध, ऑप्शन सी है आयनिक आबंध, या ऑप्शन डी इनमें से कोई सा नहीं। इनमें से कौन सा आबंध है जो इलेक्ट्रॉनों के दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बनता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बेटा फटाफट से अपना आंसर कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा? इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बनने वाले आबंध को क्या कहते हैं? सहसंयोजी आबंध। क्या कहेंगे? सहसंयोजी आबंध। ऑप्शन नंबर ए। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनने वाला बंध हो जाएगा आयनिक आबंध। ये दोनों अपने सिलेबस में, उपसहसंयोजी अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखें, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र है, ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए C3H8, ऑप्शन बी है CH4, ऑप्शन सी है C4H10 और ऑप्शन डी है C4H8। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी, कौन सा राइट आंसर है? फटाफट से अपना कमेंट बेटा आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए अपना आंसर। क्या ऑप्शन ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या फिर डी आएगा? फटाफट से अपने आंसर दीजिए बेटा। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी, कौन सा राइट आंसर होगा? देखो कैसे सॉल्व करना है मैं बता देता हूं। ब्यूटेन, एन आ रहा है, इसका मतलब एल्केन श्रेणी, और एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n+, यानी जितने कार्बन उसके दो गुने से दो ज्यादा हाइड्रोजन होने चाहिए। ब्यूट का मतलब कितने कार्बन है? 4, C4। H कितने आएंगे? 4 का डबल 8, 8 में दो जोड़े तो 10, C4H10। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, C4H10 ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, इनको ध्यान से देखें। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्कोहल का पूर्व लग्न कौन सा है? एल्कोहल का पूर्व लग्न, ऑप्शन ए ऑल, ऑप्शन बी है ऑन, ऑप्शन सी है एल या ऑप्शन डी है ओइक अम्ल। एल्कोहल का पूर्व लग्न क्या होता है? एल्कोहल का पूर्व लग्न, सॉरी ये पूर्व लग्न नहीं आएगा, एल्कोहल का अनुलग्न। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंट है। एल्कोहल का अनुलग्न कौन सा है? एल्कोहल में अनुलग्न के रूप में क्या आता है? ओल आता है, ओन आता है, एल आता है या ओइक अम्ल आता है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, ओल। एल्कोहल का अनुलग्न कौन सा है? ओल। नेक्स्ट देखिए बेटा, अधिक मात्रा में एथेनॉल का सेवन करने से शरीर में क्या कमजोरी हो जाती है? कौन सा ऐसा अंग है जिसका प्रभाव एथेनॉल का शरीर में पड़ता है? क्या यकृत पर पड़ता है? ऑप्शन बी है दांतों पर पड़ता है, ऑप्शन सी है आंखों पर पड़ता है, या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है? इसका राइट आंसर बताइए। अधिक मात्रा में एथेनॉल के सेवन से शरीर में सबसे ज्यादा प्रभाव या किस अंग में खराबी आ जाती है? कौन सा ऐसा अंग है जो एथेनॉल के अधिक सेवन से, एथेनॉल को हम एल्कोहल कहते हैं, साधारण भाषा में एथेनॉल को हम क्या कह सकते हैं? एल्कोहल। एल्कोहल या मदिरा या फिर कहें शराब। तो शराब के सेवन से या एथेनॉल के सेवन से शरीर में मुख्य रूप से कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, यकृत, लीवर। सबसे ज्यादा एल्कोहल का प्रभाव लीवर पर पड़ता है, वसीय यकृत रोग हो जाता है। अगर रोग का नाम पूछे तो कौन सा है? वसीय यकृत रोग, जिसमें लीवर डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर डी, तंत्रिक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन जिस समय शराब का सेवन किया जाता है उसी समय केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। जो खराब हो जाता है, कमजोर हो जाता है, नष्ट हो जाता है, वो कौन सा है? यकृत। तो आप यकृत को राइट आंसर मानेंगे यहां पर।
देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्ध एथेनोइक अम्ल, शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक कितना होता है? शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक कितना होता है? 260 केल्विन, 270 केल्विन, 280 केल्विन या फिर 290 केल्विन? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा या फिर ऑप्शन डी होगा? फटाफट से अपना आंसर कमेंट कीजिए बेटा। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी, राइट आंसर क्या होगा? एथेनोइक अम्ल का गलनांक कितना होता है? 290 केल्विन, 290 केल्विन। इसी के कारण, इसी गलनांक के कारण ये शीत के दिनों में, शीत के दिनों में जम जाता है। ठंडी जलवायु जहां होती है वहां शीत के दिनों में ये जम जाता है, इसलिए हम क्या कहते हैं इसे? ग्लेशियल एसिटिक अम्ल, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है क्योंकि ये शीत के दिनों में जम जाता है। ओके ठीक है बेटा, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए। भू प्रॉपर्टी में खनिजों के रूप में कार्बन कितने प्रतिशत पाया जाता है? जो भूमि में कार्बन होता है वो किस रूप में पाया जाता है? या तो कार्बोनेट के रूप में या हाइड्रोजन कार्बोनेट के लवणों के रूप में ये पाया जाता है। तो भूमि में जो कार्बन है इन कार्बनिक यौगिकों के रूप में कितना परसेंट होता है? 0.02%, 0.05%, 0.07% या 0.09%? कितना प्रतिशत कार्बन भूमि में पाया जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? फटाफट से अपना आंसर कमेंट कीजिए। क्या ऑप्शन ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या फिर ऑप्शन डी आएगा? राइट आंसर कौन सा होगा? ए, बी, सी या फिर डी? फटाफट से अपना आंसर दीजिए बेटा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, 0.02%। भूमि में कार्बन की कितनी प्रतिशत मात्रा है? 0.02%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल के कितने प्रतिशत विलयन को सिरका कहा जाता है? अभी अपने पूछा था सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, लेकिन ये कितने प्रतिशत विलयन को? एसिटिक अम्ल का कोई निश्चित विलयन होता है, उसे हम सिरका कहते हैं, उतनी प्रतिशत उसमें मात्रा होती है। तो सिरके में एसिटिक अम्ल की मात्रा कितनी होती है? 2 से 3%, 3 से 4, 7 से 9 या 10 से 12%? कितने प्रतिशत विलयन को सिरका कहा जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी फिर या डी? अपना राइट आंसर दीजिए बेटा। कौन सा आएगा? ऑप्शन ए आएगा, ऑप्शन बी आएगा या फिर ऑप्शन डी आएगा? कौन सा होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, 2 से 3, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, 3 से 4%। 3 से 4% विलयन को, सिरका के 3 से 4% विलयन को क्या कहा जाता है? एसिटिक अम्ल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में किस कार्बनिक यौगिक का सबसे अधिक उपयोग होता है? ईंधन के रूप में किस कार्बनिक यौगिक का सबसे अधिक उपयोग होता है? तो कार्बनिक यौगिकों में ईंधन के रूप में सर्वाधिक ऑप्शन ए, बी, सी या डी? ए है मेथेन, बी है एथेन, सी है प्रोपेन या डी है ब्यूटेन? दिए गए ऑप्शनों में से कौन से यौगिक का उपयोग, कौन सा कार्बनिक पदार्थ सर्वाधिक ईंधन के रूप में प्रयोग होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, मेथेन। मेथेन का उपयोग सबसे अधिक ईंधन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तीरे बंद वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? आपने पढ़ा होगा ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें द्विबंध या त्रिबंध पाए जाते हैं उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध या त्रिबंध पाए जाते हैं। तो अब ये कह रहा है कि ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, तीरा बंध पाया जाता है, त्रिबंध पाया जाता है,
उस हाइड्रोकार्बन को, उस हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है एल्केन, ऑप्शन बी है एल्कीन, ऑप्शन सी है एल्काइन, या ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो जिन 13 आबंध वाले को क्या कहते हैं अपन? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। फटाफट से बेटा अपना आंसर कमेंट में लिखिए। क्या ऑप्शन ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या फिर ऑप्शन डी आएगा? इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो राइट आंसर है एल्काइन, ऑप्शन सी। कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। एल्किन में कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध, और यहाँ कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध, और ये संतृप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी के उत्तरोत्तर यौगिकों में अंतर होता है। जो समजातीय श्रेणी के यौगिक होते हैं, उन यौगिकों में उत्तरोत्तर सदस्यों के मध्य कितना अंतर होता है? ऑप्शन ए है CH, या ऑप्शन बी है CH2, ऑप्शन सी है CH3, या ऑप्शन है सी डबल बॉन्ड। ठीक है, दोनों तरफ डबल बॉन्ड है। इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? समजातीय श्रेणी के उत्तरोत्तर सदस्यों के मध्य कितना डिफरेंस होता है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? कौन सा राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर होगा आपके लिए CH2, ऑप्शन नंबर बी। देखो ध्यान रखना, आपको ये पूछे समजातीय श्रेणी के सदस्यों के गुण लिखे या समजातीय श्रेणी में गुण लिखे, तो आप क्या बताओगे? समजातीय श्रेणी में एक तो क्रियात्मक समूह या प्रकार्यात्मक समूह समान होता है। ठीक है, कार्बन श्रृंखला की लंबाई अलग अलग होती है, तो एक CH2 का अंतर होता है 3। और आप ये बता सकते हो कि इसमें जो अगर आणविक द्रव्यमान की बात करें तो कार्बन का हो गया 12 और हाइड्रोजन के हो गए 2 के 2, तो 12 और 2 14, तो 14 यू का या यूनिफाइड का अंतर होता है। ठीक है, द्रव्यमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, एस्ट्रीकरण से उत्पन्न गंध होती है। एस्ट्रीकरण से, जो एस्ट्रीकरण अभिक्रिया होती है उससे एस्टर का निर्माण होता है। एस्ट्रीकरण अभिक्रिया में किसका निर्माण होता है? एस्टर का। और ये कह रहा है एस्टर के द्वारा जो गंध उत्पन्न होती है वो किस प्रकार की होती है? ए मृदु होती है, बी है दुर्गंध आती है, सी है दमघोटू होती है, या फिर डी है सड़े हुए अंडे जैसी बदबू आती है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। एस्टर की गंध कैसी होती है, या एस्टीकरण अभिक्रिया के दौरान निकलने वाली गंध कैसी होती है? तो एस्टीकरण अभिक्रिया में निकलने वाली गंध कैसी होती है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मृदु, मीठी, अच्छी। तो एस्टीकरण या एस्टर की जो गंध होती है वो मृदु गंध होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोजन अणु में पाया जाता है। नाइट्रोजन का अणु, नाइट्रोजन का अणु का मतलब N2। नाइट्रोजन के अणु का सूत्र क्या है? N2। तो ये क्या है? नाइट्रोजन के अणु में किस प्रकार का बंध पाया जाता है? एकल सहसंयोजी आबंध पाया जाता है, ऑप्शन बी है द्विसहसंयोजी आबंध पाया जाता है, ऑप्शन सी है त्रिसहसंयोजी आबंध पाया जाता है, या ऑप्शन डी है कोई नहीं। फटाफट से अपना आंसर कमेंट दीजिए। क्या ऑप्शन ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी आएगा? नाइट्रोजन के अणु में पाए जाने वाले बंध का नाम लिखिए। नाइट्रोजन में किस प्रकार का बंध पाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, त्रिसहसंयोजी बंध। देखो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है बेटा? नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होगा? 7। कितने नंबर पे आता है? 7। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन को अपने बाह्यतम कोश को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? 3। तो ये अपने ही दूसरे परमाणु से क्रिया करके सहसंयोजी आबंध बनाता है। 3 इलेक्ट्रॉन इसके, 3 इलेक्ट्रॉन इसके, और त्रिसहसंयोजी आबंध बनके एक अणु का निर्माण करता है। तो कौन सा बंध हो गया? त्रिसहसंयोजी आबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल्काइन का सामान्य सूत्र है। एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होगा? देखो बेटा, ऑप्शन ए है CnH2n+2, ऑप्शन बी है CnH2n, ऑप्शन सी है CnH2n-2, या ऑप्शन डी है CnH3n। एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र या संरचना सूत्र क्या होता है? क्या ऑप्शन ए,
बी, सी या डी? जो भी राइट आंसर है फटाफट से अपना आंसर कमेंट में लिखिए। क्या ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या ऑप्शन डी होगा? तो क्या होगा राइट आंसर एल्काइन श्रेणी का? CnH2n-2, ऑप्शन नंबर सी। ये किसका हो जाएगा? एल्केन का। CnH2n+2 एल्केन का, ये हो जाएगा आपके एल्कीन का CnH2n, और ये हो जाएगा एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र, ऑप्शन नंबर सी। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, C2H5OH का नाम है, C2H5OH का IUPAC नाम, कौन सा नाम पूछ रहे हैं? IUPAC नाम क्या है? क्या इसको मेथेनॉल कहते हैं? ऑप्शन बी एथेनॉल कहते हैं, ऑप्शन सी मेथेनेल कहते हैं, या ऑप्शन डी है एथेनेल कहते हैं? तो C2H5OH का IUPAC नाम क्या है? ए, बी, सी या डी? फटाफट से अपना आंसर कमेंट कीजिए। ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या फिर डी आएगा? देखो बेटा यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है? 2, और 2 कार्बन को क्या कहते हैं? एथ। तो क्या हो सकता है? या तो एथेनॉल या फिर एथेनेल। लेकिन क्रियात्मक समूह कौन सा है? OH। OH का मतलब कौन सा समूह है? एल्कोहल, और एल्कोहल का क्या शेष रहता है? ओल। इसका मतलब कौन सा आएगा? एथेनॉल, ऑप्शन नंबर बी एथेनॉल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्कोहल किसके साथ अभिक्रिया करके, एल्कोहल किसके साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है? एल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ करवाई जाती है कि हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है? क्या जिंक के साथ, आयरन के साथ, एल्यूमिनियम के साथ या सोडियम के साथ? एल्कोहल किसके साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? कौन सा होगा राइट आंसर? फटाफट से अपना आंसर कमेंट कीजिए बेटा। क्या ऑप्शन ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या फिर ऑप्शन डी आएगा? एल्कोहल किसके साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है? राइट आंसर दीजिए, क्या होगा? ऑप्शन ए, बी या सी फिर डी? कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, सोडियम के साथ। सोडियम के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? सोडियम एथोक्साइड। देखो कैसे होगी अभी क्रिया, एल्कोहल C2 CH3 CH2OH किसके साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं? Na के साथ। ठीक है, क्या बनेगा? CH3 CH2ONA। क्या बनेगा? CH3 CH2ONA प्लस हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। सोडियम एथोक्साइड का निर्माण करता है और साथ में कौन सी गैस देता है? हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। तो सोडियम के साथ अभिक्रिया करके एल्कोहल हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। ये बोर्ड में लॉन्ग टर्म क्वेश्चन में पूछी गई थी कि एल्कोहल की सोडियम के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इस प्रकार से ये सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है। तो बेटा ये तो थे चैप्टर नंबर 4 कार्बन और इस कंपोनेंट से या इसके यौगिकों से संबंधित चैप्टर से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, आधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपन ने आज के वीडियो में देखे हैं। आधे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है अपन नेक्स्ट वीडियो में जिनकी चर्चा करेंगे। आप इन क्वेश्चनों को एक एक करके ढंग से तरीके से रिविजन करें। आप वीडियो को तरीके से देखें, रिविजन करें, क्वेश्चनों को लिखें, इनके आंसरों को लिखें, ताकि बोर्ड एग्जाम में आने वाले सभी क्वेश्चनों के लिए आप प्रिपेयर हो सके। और मैं गारंटी और दावे के साथ कह रहा हूं बेटा, जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूं वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिख के लिए लेके आ रहा हूं आपसे। तो आपको इनसे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं मिलने वाले। और अगर आपने इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्लास की तैयारी की तो आपका जो रिवीजन है वो भी कंप्लीट होता जाएगा साथ के साथ, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है, जो तैयारी है, वो भी सुदृढ़ और मजबूत होती जाएगी। तो आज के वीडियो में हम इतने ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर के बचे हुए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और होंगे, उनको लेकर आपके साथ चर्चा करते हैं। तब तक आप इस चैप्टर का एक बार और रिवीजन कीजिए, ताकि आने वाले क्वेश्चनों का आप आसानी से आंसर दे सकें। अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो बेटा सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास, अपने मित्र के पास, अपने रिलेटिव्स के पास भी इसे शेयर कर दे, ताकि जो भी स्टूडेंट्स 10th क्लास में है उन्हें इनका प्रॉपर रूप से बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।